हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज जो खबर है करंट अफेयर्स की, ये खबर आपका फास्टैग से रिलेटेड है। आप सब लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करी होगी। आप लोग राजमार्ग पर यात्रा करते हैं, अपने निजी वाहनों से यात्रा करते हैं, या फिर दूसरे परिवहनों से भी अगर आप यात्रा करते हैं राजमार्ग के थ्रू, तो आप जगह जगह पर टोल्स वगैरह देखते हैं। और जब आप टोल्स देखते हैं तो उन टोल से पास होते समय आपको कुछ चार्जेस यानी कि टोल जो है वो देना पड़ता है। एक शुल्क जो है वो आपसे लिया जाता है। पर इसकी कुछ व्यवस्थाएं हैं। जैसे परंपरागत पहले व्यवस्था हुआ करती थी, जिस व्यवस्था में हमने देखा कि हम पहुंचते थे टोल पर और हमें पर्ची काट करके दी जाती थी, स्लिप काट करके दी जाती थी। पहले कैश के माध्यम से चलता था, फिर यूपीआई आ गया तो यूपीआई के माध्यम से हुआ, फिर हमने फास्टैग का सिस्टम देखा और अब उसमें कुछ नए डेवलपमेंट्स आए हैं। और वो नए डेवलपमेंट्स अब ऐसे हैं कि फास्टैग व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो फास्टैग व्यवस्था जो अभी हाल ही में आई थी, जो 2015 के आसपास आपको देखने को मिली, 2021 में हाईली इंप्लीमेंटेड हो गई, फिर उसके बाद अभी 2024 चल रहा है और अब इस व्यवस्था को खत्म भी किया जा रहा है। तो ऐसी क्या स्थितियां आई हैं जिसकी वजह से ये इस व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, स्टडी IQ IAS अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है और इसके फाउंडेशन के 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों को फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में डबल वैलिडिटी के साथ प्रतिज्ञा प्लस बैच दे रहे हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच में खूबियां ये थी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर आपकी फुल फीस रिफंड कर दी जाती है। इसके अलावा आपकी जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी भी इंक्रीज कर दी जाती है, तो इसमें ऑलरेडी इंक्रीज्ड है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें वीकली क्लास टेस्ट जो है उसका प्रावधान है, जिसमें आपको 11,000 रुपए प्रति सप्ताह प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये आपका जो है प्रतिज्ञा प्लस बैच है। अब प्रतिज्ञा प्लस बैच में आप अपने टारगेटेड ईयर के अकॉर्डिंग एडमिशन इनरोल करा सकते हैं। जैसे 2025 में अगर आपको प्रीलिम्स देना है तो ये है प्रतिज्ञा प्लस, इसको आप 2025 के लिए टारगेटेड कर सकते हैं, 2025 के लिए सेम फैसिलिटी के साथ। देखिए लिखा है प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर फीस वापस हो जाएगी और हर हफ्ते 11,000 रुपए जीतने का मौका मिलेगा। इसमें आपको सिलेक्शन बॉक्स भी मिलेगा, सिलेक्शन बॉक्स भी मिलेगा और ये सिलेक्शन बॉक्स में 18 किताबों का सेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा और इसके अलावा अन्य अध्ययन सामग्रियां रहेंगी। इसके अलावा वर्ष 2026 या वर्ष 2027 को आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के मॉर्निंग बैचेस देखने को मिलेंगे। परचेज करते समय ध्यान रखना 2026 का ले रहे हो या 2027 का ले रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है परचेज करते समय। ठीक है, इस चीज का आप पूरा ख्याल रखें। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक के माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे का ये बैच है। जरा इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देख करके आपको पता चलेगा कि ये एक ऐसे टोल में हम लोग हैं जहां पर परंपरागत तरीके से जब आप टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं आपको कैश देना होता है। वहां के कर्मचारी आपको टोकन देते हैं, पास देते हैं। बूम बैरियर लगे रहते हैं कई जगहों पर जिससे कि आप क्रॉस ना कर सकें। जब आप पेमेंट कर देते हैं बूम बैरियर ओपन होते हैं और ये चले जाते हैं। तो इतना काम करने में काफ़ी टाइम लगता है। कैश कभी नहीं होता, कभी कैश होने पर जो है जो चेंज है, चेंज रुपीज़ जो होते हैं वो नहीं मिल पाते, कभी काफ़ी झिकझिक होती है। इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी और ये बहुत पहले के समय की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब ये होता था तो उस समय कंडीशन कुछ इस तरीके की होती थी, ट्रैफिक की, एकदम जाम हो जाता था ट्रैफिक। फिर उसके बाद उसमें चेंजेस आए। इस परिस्थिति से बचने के लिए सरकार ने ऑटोमेटिक सिस्टम लाने का प्रयास किया और उस ऑटोमेटिक सिस्टम के तौर पर फास्टैग आना शुरू हुआ। फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला एक सिस्टमेटिक तरीका था, जिससे कि जब आपकी गाड़ी उस टैग को लगा करके टोल प्लाजा पर पहुंचती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करके आपके टोल जो हैं वो चार्ज किए जाते हैं। इससे इसका लक्ष्य जो था वो यही था कि जो अभी आपने भीड़ देखी उस भीड़ को टोल प्लाजा पर रिड्यूस किया जा सके, ट्रैफिक को कम किया जा सके, एक जल्दी से सिस्टम हो सके कि आप आएं और पेमेंट आपका हो और तुरंत आप निकल जाएं। ऑटोमेटिक सिस्टम एक पेमेंट का यहां पर रखा गया। बट इसके बावजूद भी ये सिस्टम उतना अच्छा सा काम नहीं कर पाया, तब भी इस तरीके से कतारबद्ध गाड़ियां आपको लगातार दिखती रहीं।
अब इसका सोल्यूशन जो है वो आपके सामने है और सोल्यूशन जो है वही आज की खबर है। एंड एग्जैक्टली व्हाट इज द सोल्यूशन, लेट्स सी क्या है वो। डिस्टेंस बेस्ड टोल्स, हाउ इंडियाज न्यू GNSS सिस्टम विल चेंज योर हाईवे राइड्स। तो अब एक नया सिस्टम आया है जिसको हम GNSS सिस्टम्स के तौर पर रेगुलेट करेंगे, उसे संचालित किया जाएगा और ये आपके हाईवे राइड्स का एक्सपीरियंस जो है उसको चेंज कर देगा। तो इसमें क्या होगा, आइए हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये एक बहुत ही शानदार खबर है। एक्चुअली खबर ये है कि अब GNSS बेस्ड जो है वो तकनीकी आई है और इसकी वजह से नई उपग्रह आधारित सड़क टोल संग्रहण प्रणाली से लैस वाहन जो होंगे वो होंगे और इससे जो है प्रत्येक दिशा में 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो अगर आप इस पे ध्यान से देखेंगे तो हमको यहां पर हेडलाइन में भी यही चीज देखने को मिली थी। क्या देखने को मिली थी? इंडियाज न्यू GNSS सिस्टम विल चेंज योर हाईवे राइड्स। तो ये GNSS सिस्टम है क्या? एग्जैक्टली व्हाट इज दिस GNSS सिस्टम जिसका जिक्र यहां पर भी किया गया है। तो GN में G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, G स्टैंड्स फॉर ग्लोबल, N स्टैंड्स फॉर नेविगेशन, यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है ये। ठीक है, क्या है ये? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, ये है GNSS। तो आप अब आगे GNSS का एक तो फुल फॉर्म याद रखेंगे। अब GNSS क्या करेगा? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें क्या होगा कि अब जो आपका टोल कटेगा वो टोल उपग्रह के माध्यम से जो आपकी गाड़ी जो डिस्टेंस तय कर रही है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगेगा। इसको अभी मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आप फौरी तौर पे ये समझिए कि अभी क्या होता था, किसी पर्टिकुलर टोल प्लाजा पे आपकी गाड़ी पहुंचेगी, वहां पर एक सिस्टम लगा होगा, आपकी गाड़ी में उसका एक टैग लगा होगा और इससे पेमेंट यहां पर इस फ्रीक्वेंसी पे यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो आपका ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा। तमाम सारी फिनटेक कंपनीज जो है वो फास्टैग देती थी, तो उन्हीं के माध्यम से हो जाएगा। आपका जो यहां पर आगे बूम बैरियर लगा होगा, ये बूम बैरियर ओपन हो जाएगा और आपकी गाड़ी आगे चली जाएगी। पहले ये सिस्टम था। अब क्या होगा कि अब ये टोल प्लाजाज तो होंगे लेकिन यहां पर बूम बैरियर जैसी चीज नहीं होगी। यहां पर कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी का काम नहीं करेगी या कर रही होगी या दूसरी तरीके की चीजें। बेसिकली आपका जो व्हीकल है वो व्हीकल जब यहां से मूव करेगा, आगे जब जाएगा, तो उसने मूवमेंट कितनी ली, कितने समय में ली, इसका कैलकुलेशन करने के लिए GNSS सिस्टम लिया गया है। और ये सिस्टम जो है वो सैटेलाइट बेस्ड है। सैटेलाइट बेस्ड होने की वजह से आपकी गाड़ी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। इट मींस सिंपली हम आपको ये कहें कि आपको जो टोल है वो टोल प्लाजा पर नहीं देना है, बल्कि ये डिपेंड करेगा कि आप टोल की सीमा के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये जो सीमा है ये 20 किलोमीटर आगे और पीछे तक फ्री रहेगी उस पर्टिकुलर टोल प्लाजा से, ये यहां पर लिखा गया है, ये चीज कही गई है। अब हो सकता है कि अभी ये चीज आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्लियर ना हुई हो, लेकिन थोड़ा अभी आगे आप समझिए तो आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, उससे एग्जैक्टली आपको मन में क्लियर हो जाएगी। अब ये जो है इसको लागू करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2024 में अगर आप देखें तो इसको लागू होने की प्रोबेबिलिटी रखी गई थी कि इसको जो है लागू किया जाएगा। तकरीबन 2024 नहीं, माफ कीजिएगा, 2025 में इसे लागू किए जाने की संभावना है। यानी अगले साल जो है इसको जो है वो लागू कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना हो सकती है। तो 2025 में जब लागू किया जाएगा तो वही इसको कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर है नया, अप्रैल 2025 जो है 2025 से इसको लागू किया जाएगा, अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 से इसको लागू करने की संभावना है। लागू क्यों किया जा रहा है ये प्रणाली? अभी तक आप किस प्रणाली का यूज यहां पर कर रहे हैं? वो है फास्टैग। अभी तक जो प्रणाली यूज कर रहे हैं FASTAG, फास्टैग प्रणाली का अभी तक आप यूज कर रहे हैं। लेकिन अब आप फास्टैग प्रणाली का यूज नहीं करेंगे, अब आप इस GNSS सिस्टम से चलने वाली चीजों का यूज करेंगे। उसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि अभी क्या होता था, आप जब टोल प्लाजा पे पहुंचे तो आप इसको क्रॉस तभी कर पाएंगे जब आपने यहां पर टोल जो है वो पे कर दिया हो, राइट?
अब ये जो चीज यहां पर अधूरी लग रही थी वही चीज यहां पर मैं समझा रहा हूं। अभी आपको लगता था कि आपने जो टोल पे किया है वो मतलब जब तक आप टोल पे नहीं करेंगे तब तक आप इसके आगे नहीं जा सकते थे। अब क्या होगा, अब आप यहां पर बगैर टोल पे करे भी जा सकते हैं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर यह है कि आप यहां से कितनी भी दूरी तक चाहिए अगले टोल प्लाजा तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर टोल कटवा के ही जाएंगे और इस टोल प्लाजा से लेकर के इस टोल प्लाजा तक का टोल यहां पर आपको लिया जाएगा। यही होता था अभी तक। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है, मतलब ये तो हो गया एक फिक्स्ड डिस्टेंस, ये फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया ना, ये फिक्स्ड डिस्टेंस। अब वहां तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं लेकिन आपको टोल पे करना है, तो उपयोगकर्ता केवल उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए टोल का भुगतान करेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उसे यहां से निकल करके यहीं तक जाना है लेकिन वो टोल पूरे का पे कर रहा है, यही तो होता था। अब क्या होगा, अब जब आपकी गाड़ी यहां से गुजरेगी तो इससे गुजरने के 20 किलोमीटर तक आपको कोई टोल नहीं लगेगा। अगर आप 20 किलोमीटर से आगे जाएंगे तो आपका यहां पर टोल जो है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होगा। तब आप आगे गए या नहीं गए, इस चीज को नेविगेट किया जाएगा इस प्रणाली के माध्यम से। आई होप कि अब आपको यह ज्यादा कनेक्ट हो गया होगा, है ना, ठीक तरीके से करेक्टली कनेक्ट हो गया होगा। तो आपको यहां पर यही कह रहा है कि उपयोगकर्ता जो है वो केवल उसके द्वारा तय की गई दूरी के लिए टोल लगेगा, ना कि एक तय दूरी के लिए जो टोल फिक्स होते थे वो उसको देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, यानी जितना आप डिस्टेंस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टोल देना है। तो इसमें टाइम और डिस्टेंस का कैलकुलेशन करने के लिए मशीन है यहां पर। तो डिफरेंस समझ में आ गया, हाँ या नहीं? एक तो ये लाभ है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव तो यही है, सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव यही है। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसमें जो वो ये है कि क्योंकि यहां पर आपको खड़े होकर के वो फास्टैग एक्सेस नहीं करवाना है वहां पर। कई बार आपने देखा होगा, आप सफर कर रहे हैं, फास्टैग लगा है आपकी गाड़ी में लेकिन फिर भी वो फ्रीक्वेंसी कैच नहीं हो पा रही है। फिर वो मैनुअल मशीन लेकर के आते हैं, सामने स्कैनर रखते हैं, वो स्कैन करते हैं, तो स्कैनर सही टाइम पे कई बार काम नहीं कर पाता, टाइम जाता है यहां पर भी, और उसकी वजह से ही मैंने अभी आपको दिखाया कि भीड़ तो तब भी लगती है। तो अब जब यहां पर ये चीज होगी ही नहीं तो इस तरीके के टोल प्लाजा में बिल्कुल भी लाइन जो है वो नहीं लगेगी, अब ऐसी संभावना है। यानी कि जो ट्रैफिक जो है वो जाम नहीं होगा, आराम से आप स्मूथली जो है जा सकते हैं। जैसे ही आप एक लिमिट क्रॉस करेंगे आपका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो टोल है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ये प्रणाली यहां पर लाने का प्रयास किया गया है। अब ये कैसे काम करेगा, ये चलेगा कैसे? ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि ये काम कैसे करेगा, तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये डिपार्टमेंट किसके पास में है, कौन इसका हेड है, जरा एक बार मुझे बताइएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के माध्यम से नेशनल हाईवेज फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल्स 2008 में अमेंडमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अमेंडमेंट, यानी कि इसमें संशोधन किया जाएगा। और संशोधन करके आप देखेंगे यहां पर संशोधन करके इस चीज को इंप्लीमेंट किया जाएगा। नया जो विधि है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें गाड़ी जो है वो टोल से बगैर रुके निकल सकती है। और उसमें संशोधन करके नियम लगाया जाएगा कि टोल पे अब बूम बैरियर नहीं होंगे। तो ये एकदम से इंप्लीमेंट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऑब्वियस सी बात है इसमें टाइम लगेगा। बट इस तरीके से अथॉरिटेटिवली इसको देखा जाए तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें चेंजेस किए जाएंगे। अब यहां पे एक नाम लिखा है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कौन है? जिसको शॉर्ट में हम IHMCL कहेंगे। तो इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है ये एक ऐसी कंपनी है जिसको इसका टेंडर दिया गया है। इस तरीके के कोई भी प्रोजेक्ट आएंगे तो प्रोजेक्ट करने वाली कोई कंपनी होगी, तो कंपनी को क्या दिया गया है, ये वो कंपनी है जिसको टेंडर दिया गया है। टेंडर, इस कंपनी के पास में टेंडर है और ये कंपनी जो है वो MORTH की ओर से
जो है जो नेशनल हाईवे है अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI जो है, उसके ओर से ये इम्प्लीमेंटेड एक कंपनी है। और ये कंपनी क्या करेगी, इस तरीके की सर्विसेज प्रदान करने के लिए जो भी उपकरण हैं या जो भी व्यवस्थाएं हैं वो करके देगी। तो कंपनी भी आपको ध्यान रखनी है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि इसका इंप्लीमेंटेशन अप्रैल 2025 से होने की संभावना है, अप्रैल 2025 से होने की संभावना है। तो इस दिशा में अगर आप देखेंगे तो जो भी प्रयोग इत्यादि करे जाने हैं, जिसको हम लोग पायलट प्रोजेक्ट इत्यादि कहते हैं, तो वो जो भी पायलट प्रोजेक्शन है वो हो चुका है। जैसे एक कर्नाटक में हुआ है और एक हरियाणा में हुआ है। कर्नाटक में NH 275 में बेंगलुरु मैसूर खंड के बीच में वहां पर हुआ है, और हरियाणा में NH 709 के लिए रेलवे हिसार खंड जो है वहां पर इसको पहले प्रयोग करके देख लिया गया, यानी इसका पायलट जो है प्रोजेक्ट वो है किया जा चुका है, सक्सेसफुली रहा है। अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा इस वर्ष तक। इसके लिए तेजी से जो है इस कंपनी की मदद से, इस डिपार्टमेंट की मदद से NHAI जो है उसको इंप्लीमेंट करेगा। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करेगा। GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है ये काम कैसे करेगा, एग्जैक्टली कैसे काम वर्क कैसे करेगा। तो इसके लिए जो आपका व्हीकल है उसमें एक ऑन बोर्ड यूनिट यानी OBU सिस्टम लगाया जाएगा। यानी कि ये एक यूनिट है, मतलब ये एक मशीन है जो आपके गाड़ी में लगाया जाएगा। अब प्रेजेंट टाइम में जो व्हीकल्स हमारे यहां हैं, क्या उनमें ये OBU अवेलेबल है? नो, इसमें ये अभी प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये कैसे काम करेगा कि आप गाड़ी में क्या कर सकेंगे, इसको इंस्टॉल करा सकेंगे, लेकिन इसका इंस्टॉलेशन इस तरीके से होगा कि आप इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, गैर हस्तांतरणीय है, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल है। ऐसा नहीं कि आज आप अपनी गाड़ी में रख लीजिए सिस्टम को, कल को आप किसी दूसरे की गाड़ी में लगा दीजिए उसको, तो एक ही से सभी गाड़ियां चली जा रही हैं, ऐसा नहीं होगा। हर गाड़ी के लिए एक सेपरेटली सिस्टमैटिक तरीके से एक OBU होगा जो उसमें फिट कर दिया जाएगा, जिसको निकाला नहीं जा सकेगा। तो जैसे आपने देखा कि पहले जो है नॉन CNG गाड़ियां आती थी, तो उसको लोगों ने क्या किया कि जब CNG गाड़ी बनाना शुरू किया तो उन्होंने CNG के सिलेंडर्स जो है वो लगाने, मतलब दूसरे तरीके के सिलेंडर्स जो है उसमें लगाने शुरू किए, तो इंस्टॉलेशन किया गया अलग अलग से। वैसे ही यहां पर प्रेजेंट टाइम में जो गाड़ियां हैं, क्योंकि 2025 में चीजें इंप्लीमेंट होनी शुरू हो जाएंगी, तो अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ियां होंगी जिनमें ये पहले से नहीं मौजूद है उसमें ये फिट किया जाएगा। इसके अलावा इन गाड़ियों के लिए जिनमें OBU सिस्टम लगाया जाएगा, उनके लिए टोल प्लाजा जो होते हैं, आपने देखा होगा टोल प्लाजा में अलग अलग लेन होती हैं, है ना। और प्रेजेंट टाइम में फास्टैग है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में फास्टैग है। तो जब भी आप जाते होंगे तो देखते होंगे सबके ऊपर यहां पर इस तरीके से एक बोर्ड लगा रहता है, तो सब में फास्टैग फास्टैग फास्टैग, और एक जो है वो नॉन फास्टैग वाला होता है। तो इसका मतलब इसका एक सेपरेट लेन है। अगर इस लेन में नॉन फास्टैग वाला जाएगा तो वो चार्जेबल हो जाएगा, उसको डबल चार्ज देना पड़ेगा, 100% चार्ज देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और यहां पर जो है जो जाएगा, मतलब इस वाले में नॉन फास्टैग वाला नहीं जा सकता, नॉन फास्टैग का एक अलग लेन रहेगा, वो उसी लेन से जाएगा। ऐसे ही सेपरेट लेन यहां पर भी बनाई जाएगी कि ये वाले सारे जो हैं वो फास्टैग वाले रहेंगे, फास्टैग वाला लेन रहेगा। अलग से कुछ लेन्स जो हैं वो बनाई जाएंगी, और उन लेन्स में क्या रहेगा, ये GNSS सिस्टम रहेगा, GNSS सिस्टम, ये वाली लेन अलग रहेगी। इस लेन में आपको कोई बूम बैरियर नहीं दिखाई देगा, इस लेन में आपको कोई बूम बैरियर नहीं दिखाई देगा। आप जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से चुपचाप निकल जाएंगे, और आपका जो GNSS है वो, क्योंकि यहां पे मशीन है, उस मशीन से वो एक्टिवेटेड रहेगा। और ये तो सैटेलाइट के माध्यम से चल रहा है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। इन द मीनवाइल जिसके पास में नहीं है वो अपना इस दिशा से यहां से निकलेगा। धीरे धीरे सभी गाड़ियां जो हैं वो इसमें कन्वर्ट की जाएंगी, धीरे धीरे सबको ऑप्शंस दिए जाएंगे, इतने समय में आप करा लीजिए वगैरह वगैरह, जैसे फास्टैग के लिए भी हुआ था, सेम इसी तरीके से। तो GNSS लेन जो है उसमें अलग से गाड़ी के लिए जो संकेतज्ञ लगे होंगे वो लगे होंगे, चिन्ह होंगे, अलग से लाइटिंग सिस्टम होंगे, उसमें अलग से जो उपकरण लगाने हैं वो सारी चीजें यहाँ पर फिट रहेंगी। मतलब इसका एक सिस्टम अलग रहेगा, और सिस्टम जो लेकर के आ रहा है, जो कंपनी है वो कौन है, वो है IHMCL। तो वो सब कंपनी यहाँ पर इनके लिए काम करेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे ही GNSS वाहन टोल गेट से गुजरेगा, जैसे ही, तो इसमें जो OBU लगा हुआ है, ऑनबोर्ड यूनिट लगा हुआ है, उसको एक पिंग होगा, और उसमें जो पिंग होगा उसी के माध्यम से हमको पता चल जाएगा, मतलब दूरी और समय का एक मोहर लग जाएगा
कि ये गाड़ी यहां से गुजरी, अब यहां से 20 किलोमीटर की दूरी कितनी है वो यहां से कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी, और कितने समय गुजरी है उसका टाइम भी वहां पर पिन हो जाएगा। तो जैसे ही पिंग हुआ यानी कि ओबीओ यहां से एक्टिवेट हो गया। अब आप वहां से आगे जाइएगा तो जैसे ही इस लिमिट को क्रॉस करेंगे आपका ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो डिडक्ट कर देगा। तो आपको यहां पर रुकना भी नहीं पड़ा और ऑटोमेटिकली आपका पैसा डिडक्ट हो गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पैसा कैसे डिडक्ट होगा, जो रुपीज हैं वो कैसे डिडक्ट होंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। एक चीज यहां पर लिखी है कि अगर कोई गैर जीएनएसएस सिस्टम यहां से गुजरा, यानी गैर जीएनएसएस सिस्टम, जैसे फास्टैग वाले जो सिस्टम है वो गैर जीएनएसएस सिस्टम है, उनको गुजरना है तो अपने लेन से गुजरेंगे। अगर वो इस लेन में आए तो जैसे मैंने बताया था कि फास्टैग और नॉन फास्टैग वाला दो लेन अलग अलग होती है। फास्टैग वाली लेन में नॉन फास्टैग वाला जाएगा तो पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी, पेनलाइज किया जाएगा। वैसे ही जीएनएसएस और जीएनएसएस नॉन जीएनएसएस वाले अलग अलग हिस्से होंगे। तो नॉन जीएनएसएस वाला अगर गाड़ी यहां से जाएगा तो चूंकि वो तो गुजर जाएगा, बैरियर तो है नहीं, लेकिन उसको पकड़ लिया जाएगा, मतलब क्योंकि उसकी जो मशीन, इसीलिए यहां पर मशीन मैंने बताया ना, यहां पर सारे उपकरण हैं, तो ये उपकरण इसके ऊपर जो है डबल चार्ज लगाएंगे। तो फास्टैग से आगे कहीं भी आप कोई भी टोल पार करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी यहां पर देनी पड़ जाएगी। तो वाहनों के ऊपर क्या लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। फास्टैग कैसा था, फास्टैग कैसे काम करता था, तो पहले तो ये समझ जाइए कि जब ये प्रणाली इंप्लीमेंट होगी तो ऐसा नहीं कि उसी दिन से फास्टैग सिस्टम बंद हो जाएगा। फास्टैग सिस्टम जो है इसको धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में दोनों प्रणालियां रहेंगी, कौन कौन सी, यानी फास्टैग भी रहेगी और इसके अलावा जीएनएसएस सिस्टम तो आ ही रहा है, तो जीएनएसएस सिस्टम भी यहां पर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे करके इसको बढ़ाया जाएगा और इसको रिड्यूस किया जाएगा, सेम है जैसे फास्टैग नॉन फास्टैग वाले समय में हुआ था। फास्टैग 2015 में जो है वो आया था, और फास्टैग बेसिकली RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम पे काम करता है। यानी कि ये आइडेंटिफाई करेगा जब वो एक सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आएगा। आपने देखा कि आपको गाड़ी ले जानी होती है टोल प्लाजा पे, और आपकी गाड़ी जब टोल प्लाजा पे पहुंचती है तो जो बूम बैरियर होता है उससे ठीक पहले हल्की सी स्पीड मतलब धीमी कर देनी होती है, जिससे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी चलते चलते ही मैच हो जाए, कट जाता है और आपका बैरियर जो है वो ओपन होता है और आप चले जाते हैं। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कई बार मैच नहीं कर पाती, फिर आपको मैनुअली मैच कराना पड़ता है, फिर उसमें भी वही प्रॉब्लम्स आती हैं, कई जगहों पर मशीन की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी तक तो वो इसी पे काम कर रहा था, 2015 से आया था। फरवरी 2021 से जो है उपयोगकर्ता शुल्क या टोल जो है इसमें लिया जाना शुरू कर दिया गया था ऑलमोस्ट सभी के लिए। तो 100% की तरफ ये इसको लेकर के जाया गया था, और आज की डेट में एक डेटा है जो यहां पर दिया गया है कि, और ये डेटा किसने दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उसने डेटा दिया है कि लास्ट मार्च 2024 तक अगर आप देखें तो मोर देन 98% व्हीकल्स जो है वो फास्टैग का उपयोग करके जा रहे थे। लेस देन 2% ही हैं जो नॉन फास्टैग वाले लेन से गुजरे हैं, यानी उनके पास फास्टैग नहीं है। तो ऑलमोस्ट ये 100% की तरफ मोबिलाइज रहा है, और ठीक इसी तरीके से अब जो है फास्टैग और जीएनएसएस सिस्टम वाले जो चीजें हैं वो यहां पर चलेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा प्लानिंग समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करेगा, और निस्संदेह अगर ये काम करेगा तो कुछ ही समय पश्चात आपको फास्टैग की दुनिया खत्म होती हुई दिखाई देगी। और इस तरीके की चीजों को केवल ऐसा नहीं कि भारत में ही यूज किया जा रहा है, भारत के बाहर तमाम सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन सब लोगों ने इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लिया है। तो ये सुविधा कैसी है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है, लेकिन यूपीएससी ने सीएससी में नहीं बल्कि जो सीडीएस है या एनडीए या सीडीएस किसी एक में पूछा गया है, वो भी यूपीएससी ही कराता है, शायद सीडीएस ने पूछा है ये क्वेश्चन 2017 के आसपास। पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने हाल ही में मोबाइल ऐप माई फास्टैग और फास्टैग पार्टनर लॉन्च किए हैं। यह क्वेश्चन तब पूछा गया था, और आप सोच सकते हैं कि 2017 की बात है, 2015-16 में इंप्लीमेंटेशंस होने शुरू हो चुके थे, आपने देखा। तो ये करंट का विषय बन जाता है, इसलिए आगे 2026-27 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएनएसएस जो है उससे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपका ऐप बेस्ड था, आपको फिलहाल इसके बारे में बताना है कि ये फास्टैग्स जो है वो कौन, ये एप्लीकेशन जो है वो किसने लॉन्च किए थे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सही उत्तर जानने के लिए आप मुझसे मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं।
जाते जाते मैं फिर आपको याद दिला दूं कि प्रतिज्ञा प्लस बैच आपके सामने है और प्रतिज्ञा प्लस बैच अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग तरीके से टारगेटेड है। जैसे वर्ष 2026-27 के लिए अगर आपको प्रतिज्ञा प्लस बैच लेना है तो आप लॉन्ग टर्म बैच लेंगे, और अगर आपको वर्ष 2025 के लिए लेना है तो आप जो है प्रतिज्ञा प्लस बैच लेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं लिखा होगा उसमें। इन सब में बहुत ही शानदार फैसिलिटीज हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को अच्छी से तैयारी कराई जा सके, इसके लिए प्रीलिम्स के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो जल्दी से आप जुड़ सकते हैं। 19 सितंबर से यह बैच शुरू हुआ है, सुबह 8 बजे, ठीक है, होगा, मतलब 19 सितंबर से शुरू होगा। विरद लाइव कोड, ये एक ऐसा कोड है जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको ये छूट चाहिए तो तुरंत विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके हमारे इस कोर्स में जुड़ जाइए, आपसे हम मुलाकात करेंगे वहीं पर। YouTube के लिए जो लोग हैं उनको 10 इयर्स का पॉलिटी का PYQ जो है सीरीज दिया जा रहा है। ये जो है आपका हफ्ते में 3 दिन, मंडे MWF जिसको बोलते हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, पॉलिटी अमृत उपाध्याय सर के द्वारा रात 8 बजे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज जो है वो कवर किए जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से 10 साल के इतिहास के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं दिलीप कुमार सर के द्वारा, और ये जो है TTS में ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होंगे। ट्यूसडे और थर्सडे को ये रात 8 बजे होगा और सैटरडे को ये शाम को 7 बजे होगा। बस ये इतना सा अंतर है, यानी कि केवल ये एक क्लास ऐसी है जो सैटरडे को होगी वो शाम को 7 बजे होगी, अदरवाइज सारी जो हैं रात में 8 बजे होनी है, चाहे पॉलिटी की हो और चाहे हिस्ट्री की हो। तो आपके लिए शानदार प्रोग्राम यहां पर दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, कोई प्रश्न पूछना है या एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, आप इन माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।